सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। चैप्टर चैप्टर नहीं सॉरी 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और कुछ चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, कुछ बाकी है। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे फेवरेट हैं। मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि ये वाले आएंगे, और अगर आप नोटिस करो तो ये प्रीवियस ईयर्स में इसमें से कुछ ना कुछ पूछे तो गए होंगे ही, जरूर पूछे गए होंगे। ठीक है, और जितना है ना कि मतलब जो पॉसिबिलिटीज हैं 3 मार्क्स के हिसाब से बन सकते हैं, वो मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर कवर किए हुए हैं। तो अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का इन चैप्टर्स में से आपको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो, आपके सारे कवर हो जाएंगे 3 मार्क्स वाले, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। और देखो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा। रिवीजन भी जब आपको करना होगा तो एंड मोमेंट में आपके पास बहुत सारे चांसेस होंगे। आप चाहो तो एक साथ वीडियोस को दनादन करके देख सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको पहले से याद है उसको स्किप करके, जो नहीं याद है उसको रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हो। तो ये जितने भी वीडियोस, चाहे वो रैपिड रिवीजन के लिए हो चाहे ये हो, सारे आपको रिवीजन के पर्पस में बहुत ज्यादा काम लगने वाले हैं। सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का। कोई ऐसे पढ़ रहा है कि उसको क्वेश्चन आंसर्स बनाने में आसानी नहीं होती, आंसर्स लिखने में आसानी हो जाती है, मतलब डिफिकल्टीज नहीं आती। मैं थोड़ा इधर उधर की बात कर रहा था, स्लिप ऑफ टंग हो गया। देखो होता क्या है, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो आंसर्स बना सकते हैं। जब वो आंसर्स बना सकते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ समझना होता है और टॉपिक्स को एक बार ब्रश अप करना होता है, एक बार रिवाइज करना होता है। वो एक बार उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे, वो खुद से आंसर्स लिख सकते हैं। तो उनके लिए भी वीडियोस ऑलरेडी डले हुए, डिटेल्ड हैं, वन शॉट हैं, और जो रैपिड रिवीजन है वो सब है ही। इसके अलावा कई बच्चों को ऐसे ना क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरह याद कर सकते हैं चीजों को। वो तुरंत टॉपिक्स को समझकर खुद से आंसर्स लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है उनको, तो आप क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से रिवीजन करो। तो आप ये वाले वीडियोस देखो, तो हर तरह की चीजें अवेलेबल है। ठीक है, और मेरी कोशिश है कि हर बच्चे को बेनिफिट मिले, हर बच्चा बेहतर से बेहतर स्कोर करे। अब बाकी जो है वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा ही कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कितना काम आ रहे हैं। और उम्मीद तो है मेरी कि मतलब इस बार मेरे सारे जो बच्चे हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं यूट्यूब के थ्रू जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम हंगामा मचा दें इस बार बोर्ड में। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लाके पास हों। तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें करते करते ना टाइम निकलता जाता है, और इस वक्त आपका हर समय कीमती है, तो कीमती समय को यूटिलाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 4 से मुझे फील हो रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वो है हाउ मैनी वेदास आर देयर, राइट अबाउट देम। कौन कौन से वेद हैं और उनके बारे में लिखो। तो भाई बेसिकली 4 वेद हैं हमारे। ठीक है, कितने हैं बोला है, 4 हैं। और 4 कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके बारे में लिखना है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वर्क है। ठीक है, इंडियन लिटरेचर का सबसे पुराना वर्क है। 1028 वर्सेस हैं इसमें, 10 डिविजन्स में इसके काम को बांटा गया है। भगवान लोगों की प्रार्थनाएं हैं, यज्ञों के दौरान यूज होने वाले प्रेयर्स हैं, कई तरह के वर्सेस इसमें मेंशन किए गए हैं। खास करके उषा द गॉडेस ऑफ डॉन जो है उनको समर्पित जो यहाँ पर वर्सेस बनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। दे आर फैसिनेटिंग। फिर क्या है कि दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर, सॉरी कौन से मैटर्स, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। ठीक है, इसमें मैटर्स डिस्कस किए गए हैं किसके, आर्यंस के, जो कि सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। फिर बात करें सामवेद की, तो सामवेद प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस पर फोकस करता है। वर्सेस को कैसे रिसाइट करेंगे उसके पर फोकस करता है। इसे गंगोत्री ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। फिर बात करें अगर अपन, दूसरा है यजुर्वेद, मतलब तीसरा सॉरी, यजुर्वेद में क्या बताया गया, यज्ञों का वेद कहा जाता है इसे। इट इज कंपोज इन बोथ फॉर्म्स, पोएट्री एंड प्रोज, दोनों ही फॉर्म में ये प्रेजेंट है। और इसमें यज्ञों के दौरान यूज होने वाले जो मंत्र वगैरह हैं उसके बारे में यहां मेंशन किया गया है। कई तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अथर्ववेद जो है वो संस्कार और रिचुअल्स पर फोकस करता है। यह कुछ गिरा हुआ है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं अपन।
तो इन चीजों पर इसका फोकस है, ठीक है। फिर बात करें अगर आगे, तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो है हाउ मेनी वेदास, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा उल्टा जा रहा हूं मैं, ओके। व्हाट आर उपनिषद्स, ब्राह्मणिकल लिटरेचर एंड अरण्यकास, ठीक है। वेदों के बारे में पहले भी पूछा हुआ है, थोड़ा अलग अगर हटके पूछने की कोशिश करें, सोचें कि थोड़ा बच्चों को चैलेंज करते हैं इस बार, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। उपनिषद, ब्राह्मणिकल लिटरेचर और अरण्यकास के बारे में लिखें। तो उपनिषद क्या है हमारे, उपनिषद आर द लिटरेचर्स gives us vivid description and analysis of beginning of the universe, यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ उसके बारे में, लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज के बारे में इसमें बताया गया है, मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों के ही बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। मतलब जो होता है ना यार कि जैसे बताते हैं ना हम लोग कि ये काम करेंगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, नरक में जगह मिलेगी, वहां कैसा होता है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। बृहदरण्य और चांडोग्य जो है वो सबसे पुराने उपनिषदों में माना जाता है, इनकी गिनती होती है, जो कि डायलॉग फॉर्म में है, दो लोगों के डायलॉग्स में उस तरह से आपस में बातचीत हो रही है, उस तरह से इनमें एक्सप्लेनेशंस किए गए हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं, ऐसा लिखा गया है किसमें, मुक्ति को उपनिषद में, सॉरी। अब ना ये जो ये चीजें है ना वो आप 1 मार्क्स के हिसाब से भी याद रखना है, इसमें 1 मार्क का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 1 मार्क्स वाले ना याद करने के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ है, ठीक है। अब उसके लिए भी अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा अपने को एक बार। अच्छा, फिर बात करें ब्राह्मणिकल लिटरेचर, तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो है वो वेदों को समझने के लिए, वैदिक लिटरेचर को समझने के लिए बनाया गया है। फिर वैदिक लिटरेचर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, किस मतलब हमारे किस तरह से लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में कैसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर हमको बताई गई हैं, ठीक है। फिर बात करें अरण्यकास की, तो अरण्यकास क्या है, अरण्य में लिखे गए जो ग्रंथ है, अरण्य मीन्स होता है क्या, फॉरेस्ट। तो जो आर्यंस हैं वो अपनी जिंदगी का जो एंड का फेज होता था, ठीक है, अपनी एक गृहस्थ जिंदगी जीने के बाद, मतलब उनके बच्चे बच्चे थोड़े सेटल हो गए, बड़े हो गए, तो लोग फिर ना फैमिली छोड़ के चले जाते थे जंगलों में, और वहां रह के वो लाइफ की फिलोसॉफीज को, इन सब चीजों को समझते थे, स्पिरिचुअलिटी में जीते थे, ठीक है। जैसे बहुत सारे सन्यासी साधु हो जाते हैं, तो वैसा लोग जीते थे, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च करते थे उन लोग लाइफ के प्रिंसिपल्स इन सब पर, तो फिर वो लोग बुक्स लिखते थे अरण्यकाश, ठीक है। अच्छा, दे कंपोज लिटरेचर बेस्ड ऑन फिलोसॉफी, डीप थिंकिंग, है ना। अब आप खाली बैठे हो, कोई और काम नहीं है आपके पास, आप जंगलों में गए हो, आप इसी चीज के लिए गए हो कि लाइफ को समझो, चीजों को समझो, तो उस टाइम आप डीप थिंकिंग करते हो, तो उन सब चीजों पर बेस्ड ये चीजें लिखी गई थी, ठीक है। फिर बात करें अपन, अगला है, फिर आजा भाई, रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत को मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है, पर यहाँ पर जैसे नहीं 1 लाइन वाले, मैंने पिछले के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 1 लाइन वाले भी क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मार्क्स का हो तो कोई 3 चीज पूछ लेंगे एक लाइन के हिसाब से, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन के आने का चांस है। तो इसलिए इसमें जो मेन थीम है इन टॉपिक्स का वो थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रामायण के बारे में, तो रामायण भगवान रामचंद्र की कहानी है, किंग ऑफ अयोध्या, अयोध्या के जो राजा थे उनके ऊपर बेस्ड स्टोरी। महाभारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक, 1 लाख वर्सेस हैं, तो इसमें पूछ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। फिर इसमें यह बताया कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो मतलब क्या बोलते हैं कि मोक्ष और साल्वेशन, मोक्ष पाने के बारे में बताता है, इस रास्ते से, ज्ञान कर्म एंड भक्ति के रास्ते से मोक्ष को पाया जा सकता है, तो दैट इज भगवत गीता। अच्छा, फिर ये भगवत गीता जो है महाभारत का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र मैनेजमेंट की बुक है, ठीक है, साथ ही साथ और भी चीजें उसमें डिस्कस की गई हैं, और मेनली मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। स्मृति ग्रंथ जो है वो रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं, ठीक है, लॉज एंड कस्टम्स इन सब के बारे में हमको बताते हैं, रीति रिवाज, नियम कानून, ये सब को सिखाते हैं। फिर बताते हैं द्रविडियन लैंग्वेज का लिटरेचर, तो द्रविडियन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है, 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस हमारी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। अब देखो जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं उनको तो चारों भाषा एक जैसी ही लगती हैं, है ना, लेकिन फर्क है, बहुत सारा फर्क है, ठीक है। जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो लोग इस चीज को अच्छे समझते हैं। अब तमिल इसमें से सबसे पुरानी लैंग्वेज है द्रविडियन लैंग्वेज में, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चियन एरा के शुरुआती दौर में ही डेवलप हो चुकी थी, बहुत पहले के डेवलप हुई हैं। 3 लिटरेरी गैदरिंग्स हुई थी एक समय पर, जिन्हें हम संगम कहते हैं, ठीक है। एक वो प्रयागराज संगम जहां नदियां मिलती हैं, वो आजकल
बड़ा मतलब देख रहे हो आपकी पब्लिक अच्छी खासी जमा हो रही है वहां पर। तो ये दूसरा संगम जहां बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह जमा होते थे, ठीक है, गैदरिंग होती थी, इसको संगम कहा जाता था। इसमें कई तरह के जो आर्टिस्ट होते थे, पोएट्स होते थे, संत होते थे, सब लोग अपनी अपनी कविताएं या अपने जो भी कॉम्पोजिशन है वो यहाँ डिस्कस करते थे, सुनाते थे। बहुत सारे टॉपिक्स पर, पॉलिटिक्स, वॉर, लव, इन सब टॉपिक्स पर ये मतलब थीम्स बेस्ड होती थी। इसमें कुछ फेमस कॉम्पोजिशन हमको देखने को मिले इन गैदरिंग्स में से, वो थे एथोटोकोई, 8 पोयम्स का कॉम्पोजिशन जिसको कहते हैं, तोलकप्पियम जो कि ग्रामर था, और पट्टू पट्टू यानी 10 सॉन्ग्स, यानी 10 पट्टू पट्टू जो है 10 सॉन्ग्स का कॉम्पोजिशन। तो ये फेमस वहां से हमको मिलते हैं। फिर थिरुवल्लुवर जी जो थे उन्होंने लिखा था कुरल, ठीक है, जो कि मतलब लाइफ और रिलीजन के एस्पेक्ट्स को मतलब कई तरीके से डिस्कस करता है, लाइफ के बारे में, रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में डिस्कस करता है। सिलपड़ीकरम जो है और मणि मेखलाई है, ये तमिल लिटरेचर के फेमस वर्क्स हैं, ठीक है। फिर बात करें अपन कन्नड़ लिटरेचर की, तो कन्नड़ लिटरेचर पर जैनिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है, लंबे समय तक। इसमें पंपा जी ने लिखा था आदि पुराण, विक्रम अर्जुन विजयंत, ये दोनों कॉम्पोजिशंस पंपा जी के। पोन्ना जी ने लिखा शांति पुराण, ठीक है, शांति पुराण जो कि 16वें जैन तीर्थंकर थे उनके ऊपर बेस्ड था। रन्ना जो थे उन्होंने लिखा है अजीतनाथ पुराण और गदा युद्ध। ये पंपा, पोन्ना और रन्ना तीनों ही जन को ट्रायो ऑफ कन्नड़ लिटरेचर कहा जाता है, बहुत ही फेमस नाम है कन्नड़ लिटरेचर में। फिर कंबन जो थे उन्होंने रामायण लिखी थी तमिल लैंग्वेज में। तो ये हमारे द्राविडियन लैंग्वेज का जो लिटरेचर है उसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, तो आपको यहां तक इतना लिखना है। फिर बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अभी 3 तो फेवरेट हैं, कई बार पूछी हुई है, तो भैया इनको तो गलती से भी ना इग्नोर करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बडगांव विलेज में प्रेजेंट है, पटना बिहार में। नालंदा बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस पर बेस्ड यूनिवर्सिटी थी। फिर पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स, जो हमारे महावीर स्वामी जो थे उन्होंने यहाँ 14 चातुर्मास किए थे, और इस वजह से जैन धर्म के लिए ये बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल के तौर पर भी देखा जाता है इसको। कुमार गुप्त जी ने यहाँ मोनास्ट्री बनवाई थी अपने समय में। उसके बाद से नालंदा का फेम और ज्यादा बढ़ गया दुनिया भर में, कई तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट थी, ठीक है। फिर बता रहे हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे और इंडिया के ग्लोरियस कल्चर को देख पाते थे। और आज भी हम कह सकते हैं कि अगर इन चीजों से पता चलता है कि इंडिया कितना मतलब समृद्ध था, आज की उसकी जो बुरी हालत है ना, टूटी फूटी कंडीशन, उसके बावजूद देख के बताया जा सकता है कि कितना जबरदस्त वो यूनिवर्सिटी रही होगी और इंडिया का कल्चर कितना मतलब रिच रहा होगा उस समय, ठीक है। अच्छा, फिर बात कर रहे हैं, वैसे तो रिवाइव कर दिया गया, नए तरीके से वापस यूनिवर्सिटी बनाई गई है वहां पे ही पास में, और मैंने इसकी स्टोरी आपको सुनाई थी, जो पहला वीडियो, डिटेल वीडियो इसमें मैंने डिस्कशन किया था, उसके बारे में बताया था पूरा स्टोरी। अच्छा, स्टूडेंट हु पास आउट फ्रॉम नालंदा वर कंसिडर्ड आइडियल स्टूडेंट्स, मतलब जैसे IIT IIM से पास आउट लोगों की गिनती होती है आज की डेट में, एम्स से पास आउट लोगों की गिनती होती है, दुनिया में MIT, हार्वर्ड, इन सब जगह से पढ़े लिखे लोगों की जैसे गिनती होती है, वैसा यहाँ से पास होने वाले की गिनती होती थी। 5th से 11th सेंचुरी के दौरान बेस्ट सेंटर था एजुकेशन का, कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, ठीक है। तो यहाँ जो लाइब्रेरीज थी ना हमारी, वो बड़ी शानदार लाइब्रेरीज थी, तो दुनिया भर के लोग यहाँ से बुक्स रेफर करने के लिए आते थे। युआन सैंग जो थे चाइना के एक मतलब कह सकते हैं, क्या बता रहा था वो, वॉयजर होते थे, घूमते रहते चारों तरफ, तो उनमें से थे युआन सैंग। 7th सेंचुरी में यहाँ आए और यहाँ से 657 बुक्स यहाँ से लेकर वो चाइना गए थे। फिर जो है बात करें और किस चीज की, हाँ, यहाँ 7 बड़े बड़े हॉल्स थे, ठीक है, 7 हॉल्स बड़े बड़े थे लेक्चर वगैरह के लिए। लेक्चर के लिए थे, किसके लिए थे? 7 हॉल्स इन द यूनिवर्सिटी, 300 रूम्स लेक्चर के लिए, ठीक है। 7 हॉल्स होंगे, कुछ ऑडिटोरियम के तरह प्रेयर गैदरिंग के लिए या और चीजों के लिए करते होंगे, तो 7 तरह के ह्यूज हॉल्स थे, 300 लेक्चर रूम्स थे। फिर यहाँ पर बच्चों के रहने का भी अरेंजमेंट था, खाने पीने का सब जो भी सुविधा है, फूड क्लोथिंग, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था। और इसके लिए फंड कहां से आता था? अगल बगल के गांव से इसका फंड आता था। यहाँ की जो लाइब्रेरी थी उसका नाम था धर्मगंज। 5th से 11th सेंचुरी के दौरान नालंदा बहुत ही
एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में गिनी जाती थी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हाईलाइट किए हुए हैं, आप नोटिस कर सकते हो। ह्यूएनसांग वाला पॉइंट, 7 बड़े ह्यूज हॉल्स थे, मतलब 300 लेक्चर के लिए रूम्स थे, मोनास्ट्री जो थी वहां बनी हुई थी लोगों के लिए रहने के लिए, फिर फूड क्लोथिंग वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था। ये 4-5 लाइन तो यहीं बैठी बैठी बन गई है। धर्मगंज जो है उसकी लाइब्रेरी को कहा जाता था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर बात करें शॉर्ट नोट ऑन तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आज की डेट में रावलपिंडी में देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान में है। फिर गंधार रीजन का कैपिटल हुआ करता था एक समय पर। ये 64 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, 64 सब्जेक्ट्स में। तो 64 सब्जेक्ट्स यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। फिर है आश्रम में ही रह के बच्चों को पढ़ना पड़ता था, दूसरा पॉइंट हाईलाइट कर दिया। जीवक भगवान बुद्ध के बहुत ही परम शिष्य थे, वो भी यहीं से उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ली थी, ऐसा कहा जाता है। तो एक लोकेशन हो गया, सब्जेक्ट्स हो गए, आश्रम हो गया, जीवक जी के बारे में हो गया। फिर ऐसा कहा जाता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम जो है राजा तक्ष के नाम पर पड़ा, और राजा तक्ष जो है वो भगवान राम के भाई यानी जो भरत जी थे उनके बेटे थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम तक्षशिला पड़ा हुआ है। अच्छा, 7th सेंचुरी में बड़ा ही फेमस था, कई तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते थे बच्चे, अपने मर्जी का सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ा जा सकता था अपने हिसाब से, सब्जेक्ट्स ऑफ देयर इंटरेस्ट यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। बच्चों के लिए लिमिट रखी गई थी कि एक टीचर पर 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट के लिए पीछे एक टीचर होगा। पर क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, इसलिए कई बार ज्यादा बच्चों को भी पढ़ाना पड़ जाता था एक टीचर को। फिर यहाँ बड़े बड़े जैसे वाराणसी, राजगिरी, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। वाराणसी के प्रिंस और प्रसन्नजीत जो कि कौशल के राजा थे, इन सभी लोगों ने यहीं से अपना एजुकेशन गेन किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखते जाना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रामेरियन पाणिनि थे, अष्ट अध्याय जिन्होंने लिखी थी वो भी, और कौटिल्य भी, इन दोनों ही जन ने, जो दोनों ही बहुत ही फेमस नाम है हमारे हिस्ट्री में, इन दोनों की एजुकेशन इसी यूनिवर्सिटी से हुई थी। फिर बात करें इसके अलावा क्या बताया यहाँ पर, ये थोड़े पॉइंट्स घटा दो भैया, वापस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर है तक्षशिला एजुकेशन का बहुत ही फेमस सेंटर था, गुरु के तरह के पढ़ना पड़ता था। वही पॉइंट्स रिपीट होने लग जाते हैं, पर टेक्स्ट बुक में थे, मैंने डाल दिए। 3 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 8-9 पॉइंट्स लिख दोगे तो बहुत हो जाते हैं, बहुत, ठीक है। अब जिनको ज्यादा याद नहीं होता 6-6 भी याद कर लो, लेकिन लिख देना, 6 भी लिखोगे तो मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। यहाँ गज विद्या, अश्व विद्या वगैरह वगैरह, आर्चरी, फिलोसॉफी सब समझाया जाता था। चाणक्य जो चंद्रगुप्त के मतलब मेंटोर थे, उन्होंने यहीं से पढ़ा। अभी पीछे कौटिल्य लिख के पढ़ाया था, वही चीज चाणक्य लिख के दिया हुआ है। मैंने पूरी टेक्स्ट बुक की ही लाइनें उठा के डाली है, टेंशन मतलब, उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता हूँ। चाइनीज स्कॉलर फाहियन, अब दोनों तीनों यूनिवर्सिटीज में सब में एक एक चाइनीज ट्रेवलर आए हुए हैं। नालंदा वाले में ह्यूएनसांग, इस वाले में तक्षशिला में फाहियन, ठीक है, और अगले वाले में एक बंदा और आएगा, अभी से नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी में एक एक विजिटर्स हैं। सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, फिर रहने का अरेंजमेंट वहीं होता था। तो ये सारी चीजें तो कॉमन ही है सभी यूनिवर्सिटीज में, है ना। फिर बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी जो कि हमारे गुजरात से जुड़ी हुई है। इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि गुजरात की एंशिएंट यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइड फेमस थी उसके बारे में लिखो, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। या कोई भी यूनिवर्सिटी वाला जो क्वेश्चन है, अंदर से कोई भी एक लाइन उसकी उठा लेंगे, जितने अपने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें कोई भी एक इंपॉर्टेंट लाइन उसकी उठाएंगे और उस लाइन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे, है ना। जैसे कि ऐसा पूछ देंगे कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में शॉर्ट नोट लिखो जो भगवान राम के भाई जो थे भरत जी, उनके बेटे के नाम पर बनी हुई है, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो वैसा फिर तक्षशिला लिखना रहेगा आपको। या ऐसा पूछ देंगे फाहियान यहाँ पर आया था इस यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में लिखो। तो कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है, चाहे वो वाले क्वेश्चन हो चाहे ये वाला हो, ठीक है। तो अब बात करें अपने वल्लभी की, जो कि गुजरात का फेमस यूनिवर्सिटी रहा है पुराने समय का, 7th सेंचुरी में फेमस एजुकेशन सेंटर था। वंश डायनेस्टी के जो थे कंट्री रूलर्स ऑफ वंश डायनेस्टी एंड पीपल, उस समय के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा मतलब डेवलप किया, इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वल्लभी हिनायन कल्ट, बुद्धिस्ट रिलीजन का जो हिनायन कल्ट है उसका सेंटर माना जाता था उस समय पे। फिर यहाँ पर स्थिरमती और गुणमती जैसे बड़े ही मतलब स्कॉलर, बहुत ही ज्ञानी प्रिंसिपल्स रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के। फिर बताया जा रहा है गंगा यमुना से दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चाइनीज ट्रेवलर इत सिंह, बताया था 2 उधर थे, तीसरा ये बंदा चाइनीज इत सिंह। ये भाई ने कहा कि जो ये यूनिवर्सिटी है वल्लभी है, ये नालंदा के टक्कर की यूनिवर्सिटी है। नालंदा जो कि ईस्ट एरिया में पड़ती थी,
ये वेस्टर्न इंडिया में पढ़ती थी, तो बोलते थे ईस्ट में एक नालंदा यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है, ये वल्लभी उसके टक्कर की यूनिवर्सिटी है। इंटरनेशनल पोर्ट भी था यहाँ पर, बता रहे हैं। फिर जो वल्लभी के रूलर्स थे, जो वहां के राजा वगैरह थे, वो मैत्रक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बताया जा रहा है, जो कि खुद बुद्धिस्ट नहीं थे। यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पर बेस्ड है, राजा बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा डेवलप किया, उसके प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अरेबियंस का अटैक हुआ था यहाँ 1775 एडी में, और उसके बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। जितनी बारी अरेबियंस या अफगान्स वगैरह ने अटैक किया है, इन्होंने कुछ ना कुछ इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की ही कोशिश की है, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी बंद करवा दी। कई तरह के फेमस स्कॉलर्स जो यहाँ से पढ़ते थे, फेमस स्कॉलर होते थे, उनके नाम गेट पर लिखे जाते थे। उनको जो वहां से पास आउट होते थे, उनको राज्यसभा में इंपॉर्टेंट जगह दी जाती थी, मतलब राजा दरबार में उनको अच्छा पोजीशन दिया जाता था। जैसे आज अच्छे पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट में अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, तो वैसे वहां भी सिस्टम था, है ना, यूपीएससी करके जाते हैं ना आजकल लोग। फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मानी जा सकती है ये। इसका जो खर्चा वगैरह था वो अगल बगल के गांवों से जो चैरिटी मिलता था, किंग्स या लैंडलॉर्ड जो होते थे, उनकी चैरिटीज से इसका कामकाज चलता था, और जो लोग इसके लिए डोनेशन करते थे उनकी लॉयल्टी साबित होती थी यूनिवर्सिटी के प्रति। फिर बता रहे हैं विद्या के लिए, आर्ट साइंस तरह के कई तरह की विद्याओं के लिए बहुत ही फेमस सेंटर था। बात करें चैप्टर 8 की नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखता है दैट इज रिसोर्स क्या है और उसके यूसेज डिस्क्राइब करो। बहुत ही इजी है, ठीक है। चैप्टर, ये वाला चैप्टर तो भाई बहुत इजी है, मैं तो ये कहता हूं छोटा सा भी टॉपिक इसमें से इग्नोर नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से कर लो। देखो यहां तक के चैप्टर्स में इतनी दिक्कत नहीं है, दिक्कतें हैं ना थोड़ा लास्ट के 1-2 चैप्टर्स में, वो थोड़ा तकलीफ देने वाले हैं, बस बाकी चैप्टर्स इतने तकलीफ वाले नहीं है। हाँ, 4th चैप्टर जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है, क्योंकि इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे राइटर्स हैं, उसको लेके बड़ा पंगा है। तो सोच रहा था कि सारे राइटर्स और बुक वाला एक अलग सेट बना के दे दूं क्या 1 मार्क्स के लिए, कहोगे तो डाल दूंगा बना के, ठीक है ना, तो उसमें तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या है? जो इंसान की जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है, और इंसान अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को यूज करके उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। रिसोर्सेज के यूजेस क्या है? पहला यूज है एज अ फूड। बहुत सारा रिसोर्स ऐसा है जैसे हमको फूड मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर से हम प्लांट वगैरह उगा के उससे क्रॉप्स वगैरह उगा के उससे फूड ले सकते हैं। एनिमल्स से फूड मिलता है, दूध वगैरह मिलता है, कई एनिमल्स को खाया भी जाता है। हनी बीज से हमको बी वगैरह मिलता है, तो ये पूरा हमको फूड वगैरह में डिस्कस करना है। फिर रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह हम रिसोर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कई तरह के जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं हमको इंडस्ट्रीज में काम लगते हैं, जानवरों के लेदर्स वगैरह से भी लेदर के सामान बनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ओर्स वगैरह मिनरल्स वगैरह मिलते हैं हमको, उससे भी हमारा बहुत सारा काम होता है। तो रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इनसे चीजें बनाई जाती हैं, बाद में फाइनल फिनिश्ड गुड्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। रिसोर्स एज एनर्जी, रिसोर्स अब एनर्जी के तौर पर हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो इसमें है कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीजें, ठीक है, तो इससे एनर्जी वगैरह मिलती है। फिर आजकल तो टाइड एंड एप से भी एनर्जी डेवलप की जा रही है, सी वेव से भी एनर्जी डेवलप की जा रही है, सोलर इंसोलेशन मतलब सन की रेडिएशन पड़ती है उससे भी एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा रिसोर्सेज एज एन एनर्जी। तो 3 तरह के यूज पढ़े, कितने तरह के यूज पढ़े हमने? एक एनर्जी की तरह, एक रॉ मटेरियल की तरह, और एक फूड की तरह, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी डन। हाउ, कैसे रिसोर्सेज का प्लानिंग और कंजर्वेशन किया जा सकता है? रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, कौन से रिसोर्सेज अब तक यूज किए गए हैं, कौन से अभी तक यूज नहीं हुए हैं, इसका पूरा डेटा कलेक्ट होना चाहिए। कौन से रिसोर्स को तो बना ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें डेवलप करके फ्यूचर में यूज में लाया जा सकता है, इनके बारे में भी हमें पूरा एक लिस्ट बनाना चाहिए, उनका पूरा एक इन्वेंट्री रखना चाहिए, डिटेल रखना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उन्हें हमें साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं, तो उन्हें साइंटिफिकली यूज करना चाहिए, बहुत प्लानिंग से। फिर ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, उन्हें डेवलप करने के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल हो सकते हैं। फिर बात करें रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। अब कई बार ऐसा भी होता है, जो चीजें सस्ती हैं उसकी कदर नहीं होती लोगों को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिसोर्सेज सस्ते भी हैं तो भी हमें उन्हें सोच समझकर जरूरत के हिसाब से ही यूज करना चाहिए, ठीक है, उन्हें वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, स्पैरिंगली यूज करना चाहिए। रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी
कंजर्व्ड, एन अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट। अच्छा, ऐसे रिसोर्सेस जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनका ऑप्शन तलाशना चाहिए। मतलब उनकी जगह हम कोई और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्या, हमें उन चीजों पर काम करना चाहिए और इस तरह के रिसोर्सेस को बचाना भी चाहिए। फिर क्या है हमारा अगला है, लॉज बनाने की जरूरत है, नियम कानून बनाने चाहिए हमें रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिर्फ लॉज बनाने नहीं चाहिए, इन लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की जरूरत है, फॉलो हो ये जो लॉज हैं अच्छे से, इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। फिर सिटीजन्स जो है हमारे, उनको भी इन चीजों के बारे में फैक्ट्स जो है ये सारी चीजें उनको शेयर करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब लोग समझें, पब्लिक अवेयरनेस लाना चाहिए लोगों के अंदर। फिर बात करें नोट ऑन एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल के ऊपर शॉर्ट नोट। तो एलुवियल सॉइल की बात करें, 43% ऑफ एरिया, इंडिया का पूरा 43% एरिया जो है वो एलुवियल सॉइल का है। नॉर्दर्न प्लेन्स, द सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र वैली ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र का जो इलाका है पूरा, वहां से लेकर सतलुज का जो इलाका है वेस्ट में वहां तक, साथ ही साथ महानदी रीजन का, महानदी रिवर्स का जो डेल्टा रीजन है महानदी रिवर का, गोदावरी कृष्णा कावेरी, इन सब रिवर्स का जो डेल्टा रीजन है, इन सब जगहों पर हमको ये देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, एलुवियल जो एलुवियम डिपॉजिट से बनता है, जो नदियां बहा कर लाती हैं, तो जाहिर सी बात है नदियों के आसपास का जो एरिया होगा वहां ये जनरली देखने को मिलेगा, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं। फिर डिपोजिशन से बनता है, बता दिया मैंने। फिर पोटैश, फास्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन जैसे कंटेंट्स इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है उसकी कमी होती है इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह की कमी होती है। तो अगर हम यहाँ पल्सेस उगा दें, तो पल्सेस तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, पल्सेस में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, जो कि सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तो उनको उगाने से नाइट्रोजन कंटेंट इंप्रूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से सॉइल बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, इसके अंदर का नाइट्रोजन कंटेंट स्टेबिलाईज हो जाएगा। व्हीट, पैडी, शुगर केन, ऐसी चीजें हम यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है। सारे क्रॉप्स याद रखनी होती है, 2-3 चीजें याद रख लेना। शॉर्ट नोट ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट ऑन रेगुर सॉइल, या विच सॉइल इज नोन एज इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। तो कई तरीके से पूछा सकता है, जो बता दिया मैंने। ब्लैक और रेगुर सॉइल इंडिया के 15% एरिया में है, डेक्कन लावा के फैलने की वजह से बना है। डेक्कन एरिया में कभी वोल्केनोस थे, वो वोल्केनोस फटे, उससे जो लावा निकला वही पूरा फैला, उससे ये सॉइल डेवलप हुआ है। महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के कुछ इलाके, इन सब जगहों पर हमको ये सॉइल देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर देखें तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग, इन सब एरियाज में हमको देखने को मिल रहा है। लावा रॉक्स का और क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह के सॉइल के फॉर्मेशन में। फिर है आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम जैसे कंटेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ज्यादा। फर्टाइल माना जाता है इसको, फर्टिलिटी अच्छी होती है इस सॉइल की। रिटेन करने की क्या, मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी है, बड़ा स्टिकी हो जाता है, मॉइस्चर को लंबे समय तक पकड़ के रखता है ना। फिर बोल रहे हैं कि अगर मॉइस्चर जब ड्राई अप होता है, इसका अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, मॉइस्चर जब ड्राई अप हो जाता है तो फिशरीज डेवलप हो जाती है, क्रैक्स वगैरह बन जाते हैं इसके अंदर। फिर बोल रहे हैं क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिनसीड, भाई कॉटन के लिए तो बड़े फेमस ही है, इसके अलावा लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सब चीजें उगाई जाती हैं। कॉटन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्यों ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। तो स्टेट ऑन विच बेसिस सॉइल्स आर क्लासिफाइड एंड राइट अबाउट डेजर्ट सॉइल, किन किन फैक्टर्स पर सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है, और डेजर्ट सॉइल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो कौन से फैक्टर्स है जिस पर हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं, कलर के बेसिस पर, क्लाइमेट के बेसिस पर, पैरेंटल रॉक्स मतलब किन रॉक्स से वो डेवलप हुए हैं उसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ग्रेवल्स है, फाइन पार्टिकल्स हैं, किस तरह का है उस हिसाब से, और ह्यूमस कंटेंट उसके अंदर कितना प्रेजेंट है, इन सब चीजों पे बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल्स का। डेजर्ट सॉइल की अगर बात करें, उसके ऊपर शॉर्ट नोट की बात करें, तो ये जनरली ड्राई और सेमी ड्राई, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में पाए जाते हैं। सैंडी और इनफर्टाइल होते हैं, रेतीले होते हैं, ज्यादा फर्टिलिटी इनमें नहीं होती, फर्टिलिटी के नाम पर बहुत कम, ठीक है, इनफर्टाइल ही लिख दिया हुआ है, फर्टाइल ही नहीं है। डिसॉल्व्ड मिनरल्स, बहुत कम अमाउंट में मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, डिसॉल्व हुए कंडीशन में मिलते हैं। राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब, इन एरियाज में देखने को मिलता है। देखो पंजाब का नाम देखो, राजस्थान तो समझ में आता है, चलो ड्राई सॉइल का एरिया,
सदर्न पंजाब, हमने देखा कि पंजाब हरियाणा वगैरह तो बड़ा ही हरा भरा एरिया है, ऐसा नहीं है। वहां भी कुछ एरियाज ऐसे हैं, ज्यादातर एरिया ऐसा हरा भरा है, पानी वगैरह की फैसिलिटी अच्छी है, पर वहां भी कुछ एरियाज हैं जो ड्राई हैं, तो उन एरियाज में ये सॉइल देखने को मिलता है। गुजरात के अंदर कच्छ और सौराष्ट्र जो हमारे यहाँ ड्राई एरियाज हैं वहां देखने को मिलता है। इरिगेशन फैसिलिटीज अगर इसकी इंप्रूव कर दें, वहां पर अगर पानी वानी की सुविधा हो जाए, तो हम कुछ क्रॉप जैसे कि मिलेट, ज्वार, ऐसी चीजों को जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ऐसी चीजों को यहाँ उगा सकते हैं। फिर व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड राइट मेजर्स टू प्रिवेंट इट। सॉइल इरोजन क्या है और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो सॉइल इरोजन क्या है भाई? अपर लेयर जो है सॉइल की वो वॉश आउट हो जाती है, निकल जाती है, हट जाती है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे? ग्रेजिंग एक्टिविटी कंट्रोल करना, वो जानवर वानवर ज्यादा घास फूस खा जाते हैं उनको रोको, ठीक है। मतलब यहाँ करवा रहे हो फिर दूसरी जगह करवाओ, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, ग्रेजिंग थोड़ा बहुत चलेगा, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, प्लांटेशन का कैरी करो कंटोर मेथड से, मतलब प्लांट्स उगाओ, फिर गैप रहेंगे, फिर प्लांट्स उगाओ, से लाइन से कंटोरिंग करके प्लांट्स उगाना चाहिए, खास करके कहां, स्लोपी एरियाज में। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, फैलो लैंड मतलब जो खाली एरियाज है, जहां कुछ नहीं है, खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, वहां हमको प्लांट्स वगैरह उगा देना चाहिए ताकि वहां का भी सॉइल इरोजन रोका जा सके। चेक डैम्स बनाने चाहिए, जहां पानी का फ्लो है, पानी वगैरह बह रहा है, तो छोटे छोटे डैम्स बना देना चाहिए, पत्थर रख के चेक डैम्स बना देना चाहिए, देखा होगा आपने बुक में इमेज दी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है, क्या मेथड है, ठीक है। तो चेक डैम्स बनाने चाहिए। फिर कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड, सीड्स वगैरह या प्लांट्स वगैरह को बहुत डीपली उगाना चाहिए ताकि नीचे तक जड़े जाए, ठीक है, और वो सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखें, इरोजन ना हो। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, राइट रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है और उसकी रेमेडीज कैसे हमको करना चाहिए। तो सॉइल कंजर्वेशन मींस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन तो प्रिवेंट करना ही है, साथ ही साथ सॉइल की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है। खाली सॉइल इरोजन नहीं रोकना है, सॉइल इरोजन तो रोकना है ही, इसके अलावा सॉइल की क्वांटिटी और क्वालिटी को भी इंप्रूव करना, मेंटेन करना, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अच्छा, रेमेडीज में क्या दिया है कि रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। तो अगर फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है ना कि रूट्स वगैरह सॉइल को पकड़ते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन का काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ये थोड़ा लाइन सही से नहीं लिखी है, ठीक है, आपको ये समझना है कि एफॉरेस्टेशन करना है, इसके आगे और ऐड कर देना। प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स, जहां रिवर के गॉर्ज एरियाज बनते हैं, जहां जमीन में टकराती है नदी, वहां बहुत ज्यादा इरोजन होता है, उन जगहों पर, स्लोप्स पर, इन सब जगहों पर हमें ट्रीज वगैरह उगाना चाहिए। डेजर्ट एरियाज के अगल बगल सीरीज ऑफ ट्रीज, लाइन से बहुत सारे पेड़ वगैरह उगाने चाहिए ताकि विंड वेलोसिटी कम हो सके, और विंड वेलोसिटी कम होगी तो डेजर्ट्स को फैलने से रोका जा सकेगा, जिससे अगल बगल की सॉइल बची रह जाएगी। रिवर फ्लड्स, रिवर के फ्लड्स को कंट्रोल करना चाहिए, जहां ज्यादा पानी आता है उसके फ्लो को सूखी नदियों में डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि फ्लडिंग वगैरह की सिचुएशन ना आए और ड्राई रिवर्स में भी पानी पहुंच जाए। फ्लडिंग नहीं होगा तो सॉइल इरोजन भी रुकेगा, तो काम का है। अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर, अगर बहुत ज्यादा पैस्चरिंग हो रही है, बहुत सारे जानवरों को चराया जा रहा है, वो घास फूस को खा जा रहे हैं, तो वो ना घास वास खत्म होने लगती है, तो सॉइल को पकड़ नहीं पाती, सॉइल वहां लूज होने लगता है और इरोजन होना चालू हो जाता है, तो उस पर हमें रोक लगाने की जरूरत है, ठीक है। कंट्रोल्ड होनी चाहिए ग्रेजिंग। फिर मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग, इस तरह के मेथड्स हमको मतलब यूज करने चाहिए। फिर ह्यूमस कंटेंट लगातार सॉइल में ऐड करना चाहिए, अगर वहां ह्यूमस कम हो गया है सॉइल में, तो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ऐड करते जाना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरी नजर में, ये सारे डिस्कस हो गए हैं, और मेरी मतलब एक तरह से कह सकते हो कि मेरी गारंटी ही है, एक तरह से मेरा अश्योरेंस है, इनमें से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और शायद कल लाइव करेंगे, ठीक है, प्लानिंग है पूरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।